सोचिए, गुजरात के वडनगर का एक छोटा सा स्कूल और लड़कों के बीच चल रहा कबड्डी का एक मैच। एक टीम में छोटे और थोड़े कमजोर खिलाड़ी थे जो अक्सर हार जाते थे। लेकिन तभी एक लड़के ने उनके लिए एक एकदम अलग रणनीति बनाई। उसने क्या किया? उसने सामने वाली विरोधी टीम की हर चाल को, हर तरीके को बारीकी से समझा और अपनी कमजोर टीम को बिल्कुल उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी। और नतीजा, वो कमजोर टीम मैच जीत गई। देखिए, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये उस शख्स की कहानी है जिसने बचपन से ही विरोधियों को समझकर जीतने की कला में महारत हासिल कर ली थी। और यही वो रणनीति थी जो आगे चलकर भारत की पूरी राजनीति को पलटने वाली थी। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी सफर की बात करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के बाहर भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी के 75 साल के सफर को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से डिकोड करेंगे। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक साधारण सी जगह से निकलकर अपनी कुशल रणनीतियों और विजन के दम पर उन्होंने खुद को एक राष्ट्रीय और वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं? पहले हम उनके शुरुआती सफर यानी जमीनी रणनीतिकार वाले दौर की बात करेंगे, फिर गुजरात प्रयोगशाला, उसके बाद उनका राष्ट्रीय अभियान, फिर नीति और सत्ता, और आखिर में उस भव्य आख्यान यानी विजन 2047 को समझेंगे। चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ये देखना बहुत अहम है कि कैसे एक जमीनी रणनीतिकार के रूप में उनके व्यक्तित्व की नींव पड़ी। अब ये बात सच में हैरान करती है। वडनगर के एक साधारण परिवार में जन्म, मिट्टी के फर्श वाला घर, आर्थिक तंगी थी। लेकिन क्या आपको पता है, इन सब के बावजूद वो अपने स्कूल ड्रेस को गर्म पानी से भरे एक धातु के गिलास से प्रेस करते थे। मतलब इतनी कमियों के बीच भी खुद को साफ सुथरा और प्रेजेंटेबल रखने का ये जो अनुशासन था ना, ये छोटी सी बात उनकी उस सटीकता को दर्शाती है जो आज भी उनके ब्रांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यही कड़ा अनुशासन समय के साथ उनके सामरिक अनुभव में बदल गया। 1970 के दशक में वो आरएसएस से जुड़े, लेकिन असली चुनौती तो 1975 की इमरजेंसी के वक्त आई। सोचिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने बाकायदा एक सिख का भेष बदला और भूमिगत होकर काम किया। इस तरह के गुप्त अभियानों ने उन्हें सिखाया कि भारी राजनीतिक दबाव के बीच भी धैर्य कैसे बनाए रखना है और रणनीति कैसे बनानी है। फिर आया 1987, जब वो गुजरात बीजेपी के संगठन सचिव बने। यहां उन्होंने एक बहुत ही कमाल की रणनीति निकाली, टिफिन बैठकें। अब ये सिर्फ आम मीटिंग्स नहीं थी, इसमें कार्यकर्ता जमीन पर साथ बैठकर अपना अपना टिफिन शेयर करते थे। इससे सिर्फ एक राजनीतिक ढांचा ही खड़ा नहीं हुआ, बल्कि लोगों और उनके परिवारों के बीच एक गजब का इमोशनल कनेक्शन और लॉयल्टी पैदा हुई। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, गुजरात प्रयोगशाला, यानी एक गहरे संकट से लेकर वाइब्रेंट बनने तक का सफर। साल 2001 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उन्हें एक ऐसे राज्य की कमान मिली जो भयंकर भूकंप की तबाही से जूझ रहा था। यहीं पर उन्हें एक संगठनकर्ता से एक प्रशासक के रूप में खुद को बदलना पड़ा, और उन्होंने सचमुच इस आपदा को अवसर में बदल दिया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। वाइब्रेंट गुजरात जैसे इन्वेस्टर्स समिट्स के जरिए उन्होंने 13% की इंडस्ट्रियल और 10.7% की एग्रीकल्चरल ग्रोथ हासिल की, जो उस वक्त पूरे देश में एक मिसाल थी। लेकिन देखिए, किसी भी विश्लेषण में हमें पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। एक तरफ जहां समर्थक उनके कार्यकाल को डबल डिजिट ग्रोथ और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सराहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचक 2002 के दुखद गोधरा दंगों और उसके बाद हुए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक बहिष्कार को सामने रखते हैं। हालांकि अपनी इसी तेज आर्थिक विकास की नीतियों के दम पर उन्होंने बाद में दुनिया के बड़े देशों को अपना बहिष्कार खत्म करने पर भी मजबूर कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, एक राज्य के नेता से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर उनका उभार कैसे हुआ। 2014 के चुनावों के लिए उन्हें अपने पर्सनल ब्रांड को पूरी तरह से इवॉल्व करना था, और इसमें उनकी रणनीति एकदम सटीक रही। जब विपक्ष ने उन्हें चाय वाला कहकर निशाना बनाया, तो उन्होंने इसे पलटकर अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इस एक शब्द ने उन्हें देश के करोड़ों आम और मेहनतकश लोगों से सीधे कनेक्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल और अच्छे दिन के वादे ने इस पूरे अभियान को भारत के इतिहास में किसी अध्यक्षीय यानी प्रेसिडेंशियल चुनाव जैसा बना दिया था। और इसका असर ये हुआ कि भारत में दशकों से चली आ रही गठबंधन की राजनीति का दौर ही खत्म हो गया। जरा सोचिए, 1984 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें। ये जीत सच में अभूतपूर्व थी। अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका प्रवेश, जहां फोकस था नीति, सत्ता और तेज बदलावों पर।
प्रधानमंत्री बनते ही जिस स्पीड और स्केल पर उन्होंने काम शुरू किया वो एकदम अलग था। स्वच्छ भारत मिशन से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को फॉर्मल बनाने वाला ऐतिहासिक जीएसटी और फिर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, ये कोई आम नीतियां नहीं थीं। ये देश के पूरे शासन को केंद्रीकृत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा व अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नया आकार देने वाले बहुत ही साहसिक और बड़े कदम थे करने वालों और पर यहाँ एक भी बड़ी नैतिक बढ़त भी दिला दी। और अब सब कुछ फोकस कर दिया गया है एक बहुत ही अहम साल पर, 2047। जी हां, भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने का वो माइलस्टोन। उनका पूरा विजन अब भारत को पूरी तरह से आधुनिक, दुनिया के साथ कंपटीशन करने वाला और विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर टिका है। तो कुल मिलाकर मिट्टी के फर्श वाले एक छोटे से घर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के शिखर तक का ये सफर सच में अद्वितीय है। उनकी नीतियों और विवादों दोनों ने भारत की दिशा को बदला है।